आज हम लोग लाइसोसोम शुरू कर रहे हैं और लाइसोसोम का जो ये पहला लेक्चर है इससे लेकर अंत तक में लाइसोसोम के वो तमाम हिस्से पढ़े जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही लाइसोसोम से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस। मतलब हम कहते हैं कभी कभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटर टॉपिक का क्वेश्चंस बहुत रहता है, लेकिन लाइसोसोम स्ट्रेट ड्राइव क्वेश्चंस रहता है। तो आज हम लोग परिचय लेते हैं कि लाइसोसोम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग हमारा है लाइसोसोम। जैसा कि वर्ड है ही कि लाइसिस, और जो मतलब बॉडी, एक ऐसा बॉडी जहां पर लाइसिस। यहां पर कौन सा लाइसिस होता है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स जैसे कि ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, ईस्टर, ईथर, फॉस्फोडाइस्टर, बॉन्ड्स, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इससे हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो लाइसिस बॉडी मतलब एक ऐसा बॉडी सेल के अंदर में जिसमें ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स का। किसके कोवैलेंट बॉन्ड्स का? हम्म तो शुगर का ग्लाइकोलिटिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड, फैट का स्टर बॉन्ड एंड ईथर बॉन्ड, डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सभी वैसे बॉन्ड्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और पानी के प्रेजेंस में से तोड़ा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो लाइसोसोम वो ऑर्गेनेल है जहां पर ये काम होते हैं। लाइसोसोम डी डुवे ने इस टर्म को दिया था। अगर हम ऐसे बोले तो यहां लिखते हैं टर्म्ड बाय डी डुवे। अब इससे आगे की बात जब आती है तो ये बात अब आना शुरू होता है कि लाइसोसोम का बेसिक रोल क्या है। की रोल, अगर की रोल लाइसोसोम का देखें, यह रिसाइकलिंग यूनिट ऑफ द सेल। सेल का ये रिसाइकलिंग यूनिट है। कहने का मतलब हो गया कि टाइम आउट सेल ऑर्गेनेल्स, टाइम आउट सेल ऑर्गेनेल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स या फिर माइक्रोब्स, ये जो टाइम आउट हो, या फिर इल ऑर्गेनेल्स या वोर नॉट ऑर्गेनेल्स, मतलब किसी भी तरह के वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका समय पूरा हो चुका है या फिर वो बीमार हो या फिर वो मतलब उनका काम करने की क्षमता, उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, और डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड या दूसरे वर्ड में से हम लोग डिग्रेडेड भी कहते हैं। ठीक है ना, जो वो यूज करना, डिग्रेडेड बाय लाइसोसोम। सो लाइसोसोम क्या करता है? इन सबको रिसाइकिल करता है। ठीक है, इन्हें डाइजेस्ट करता है या डिग्रेड करता है। और इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, इसका बेनिफिट ये है, इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स सेल अगेंस्ट अनवांटेड materials,
अगर लाइसोसोम नहीं रहे तो सेल की हालत जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। इसीलिए ये कचरा का रिसाइकिल करता है, ठीक है ना, अनवांटेड मटेरियल्स से ये सेल को बचाता है। ये लाइसोसोम का की रोल है। अब यह होता है लाइसोसोम ओरिजिनेट कहां से होता है। लाइसोसोम ओरिजिनेट कहां से होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है बेसिकली, इसका जो प्राइमरी और ये है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मेजर पार्ट है। और कभी कभी देखा जाता है कि गोल्जी बॉडी से भी लाइसोसोम जो है वो ओरिजिनेट होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी से तभी ओरिजिनेट होगा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें गोल्जी बॉडी को जाएंगी और फिर गोल्जी बॉडी से वो लाइसोसोम फॉर्म करेगी। इसलिए क्लैरिटी में आप समझ लें। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें इट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर जहां से लाइसोसोम ओरिजिनेट करता है। लीवर सेल में माउस लीवर सेल में स्टडी किया गया तो 1% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम was लाइसोसोम। चूहे के लीवर सेल में स्टडी किया गया, वहां पर समझिए पूरे सेल का वॉल्यूम का 1% लाइसोसोम। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटा ऑर्गेनेल होता है और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि सेल के अंदर में सभी चीजों को रिसाइकलिंग करता है। कहते हैं कि यूनिसेलर एनिमल्स use lysosome as digestive organelle। जो एक सेल के एनिमल्स होते हैं, जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अमीबा में, अमीबा को सब लोग पढ़ते हैं, उसमें लाइसोसोम जो होता है उसका डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल होता है और इसी की मदद से वो अपना भोजन पचाता है और उस भोजन को अपने शरीर में उपयोग में लाता है, ठीक। अब जो प्रेजेंस अगर देखें कि लाइसोसोम कहां कहां मिलता है, प्रेजेंस देखें तो सबसे पहला तो है एनिमल सेल से मिलता है, ठीक है। दूसरा है कि फंगल सेल्स में मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि इन प्लांट सेल्स स्पेसिफिक लाइसोसोम इज नॉट फाउंड। जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो जब सेल के बीच में अंतर लिखते हैं, एनिमल सेल प्लांट, तो क्या लिखते हैं? इन एनिमल सेल लाइसोसोम प्रेजेंट, इन प्लांट सेल लाइसोसोम एब्सेंट। तो उस वक्त उस विद्यार्थी के मन में कभी ये नहीं सवाल आता है कि प्लांट सेल में भी तो रिसाइकलिंग होना चाहिए ना, प्लांट सेल में भी चीजें डाइजेस्ट होनी चाहिए ना। तो अगर लाइसोसोम ही वहां एब्सेंट है तो फिर उसको कौन करता हो? क्यों? क्योंकि विद्यार्थी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग से ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे, उनके मन में सवाल भी नहीं आता है। अगर सवाल आता है तो बहुत टीचर्स जवाब भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब तक वो सुसाइडल बैग से आगे नहीं आएगा तब तक लाइसोसोम पूरी तरह से समझ में नहीं आता। इन प्लांट सेल्स स्पेसिफिक लाइसोसोम इज नॉट फाउंड। तो कौन करता है? यहां पर होता है, जानते होंगे आप लोग सभी लोग, कि वैक्यूल may act as lysosome when needed। जब जरूरत होगी प्लांट सेल में तो वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम का काम करेगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात है, इसको दिमाग में रखना चाहिए कि प्लांट सेल में स्पेशलाइज्ड लाइसोसोमल ऑर्गन नहीं होता है जैसे एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम जो है वो वैक्यूल ही करता है।
तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है इसमें, व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स में तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल रहता नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन acts as a lysosome when required। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें जो पार्ट की तरह एक्ट करता है जब जरूरत पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया में हम देखें तो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये उसका सेल वॉल है और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है ना, अरे स्पेस, ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये जो है वो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो हिस्सा है ये इन दोनों के बीच का स्पेस। ठीक है ना, और यहीं पर क्या देखा जाता है, लाइसोसोमल एक्टिविटी। जब जरूरत पड़े किसी खास एरिया में लाइसोसोमल एक्टिविटी देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लाइसोसोम जो है वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंगाई हो, चाहे माइक्रोब्स हो, सब में लाइसोसोम की एक्टिविटी देखी जाती है। लेकिन लाइसोसोम का ऑर्गन जो है एज एन ऑर्गेनेल, एज ए सेपरेट एंटिटी, लाइसोसोम प्लांट्स और बैक्टीरिया में इसे डायरेक्ट देखा नहीं जाता है, लेकिन एनिमल्स एंड फंजाई में यह एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में दिखता है। तो ये जो है लाइसोसोम के लोकेशन की बातें हो गई। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम देखें, एक लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में देखने वक्त में हमें दो चीजें मिलती है। पहला तो इसका बहुत कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये गोल होगा या अंडाकार होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें यूनिट मेम्ब्रेन होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब ये एक ही लेयर्ड होता है, वन लेयर्ड। जबकि आप माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे तो वहां क्या दिखता है, वहां डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिखता है। ठीक है ना, वैसा नहीं है, इसमें एक ही लेयर है, और अंदर जो है इसका फ्लूइड फील्ड है, भरा हुआ ये। ठीक है, ये फ्लूइड फील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन कुछ ज्यादा ही एम जो है मोटा हो गया, ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम। तो जब भी हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें दो चीजों को पढ़ना होता है, इसका मेम्ब्रेन को और इसके ल्यूमेन को। इसका अगर साइज देखें तो ऐसे साइज बढ़ता और घटता बढ़ते रहता है, लेकिन एक एवरेज साइज जो होता है वो 0.8 माइक्रोन होता है, म्यू एम माइक्रोन, ये इसका साइज होता है। शेप जो है वो जैसा मैंने कहा भी गोल हो सकता है, मतलब स्फेरिकल, सर्कुलर, ये सभी उसमें देखे जा सकते। अब आगे की बात करें तो अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो पार्ट आता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। इससे क्वेश्चंस आते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन से, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसमें प्रोटॉन पंप से। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एज यूजुअल क्या है, मतलब जो यूनिट मेम्ब्रेन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सुगर।
तीनों चीज से मिलकर इसका मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है। यह इसका सबसे पहला जो चीज है। अब यूनिकनेस क्या है इस मेम्ब्रेन में? ठीक है, वो तो नॉर्मल तरह की तरह बना हुआ है। यूनिकनेस इसमें क्या है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरे मेम्ब्रेन में नहीं दिखता है? तो पहली बात होती है, वो होती है कि सिलेक्टिविटी, मतलब सिलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। मतलब ये चुन कर देगा कि क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है। इसलिए सिलेक्टिव को कई बार लोग क्या कहते हैं? लिमिटेड, कि तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे। तो पहला तो ये विषय हो गया, ठीक है, और जरूरी भी है क्योंकि खतरनाक है। अगर ये सिलेक्टिव चूजी नहीं रहे तो पूरा सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा ये। तो पहला यूनिकनेस इसमें ये होता है। दूसरा होता है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने आप को कैसे बचाता है, ये भी इसका यूनिकनेस है। ये भी यूनिकनेस है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है वैक्यूलर, वैक्यूलर प्रोटॉन एटीपीएस पंप। ये जो है वो तीसरा यूनिकनेस रहता है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि बताइए कि जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है उसमें यूनिकनेस क्या है, तो एकदम आराम से कहेंगे पहला, ये बहुत सिलेक्टिव परमिएबल है। मतलब ये सबको अलाउ नहीं करता है आना जाना। क्यों नहीं करता है? कारण क्या है, क्यों नहीं करता है ये? तो आंसर होता है कि ये खतरनाक है। अगर ये सबको अलाउ कर देगा तो पूरा सेल जो है उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। ये ठीक ठाक ऑर्गेनेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, सेल मर सकता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या कहता है इसमें कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन डाइजेस्टिव एंजाइम, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से ये खुद को बचाता है। और तीसरा यूनिकनेस है इसमें वैक्यूलर प्रोटॉन एटीपीएस पंप। ये तीन चीजें बड़ी, ठीक है। अब सबसे पहला जिसमें शुरू होता है, जिस पॉइंट को हम उल्टा से शुरू करते हैं, तो डिस्कस अगर हम करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 1, वो हो गया वैक्यूलर प्रोटॉन एटीपीएस। एटीपीएस लिखने के बाद भी पंप को माना जाता है, पंप है ये, ठीक है। इसके बारे में क्या हम लिखते हैं? इसके बारे में लिखते हैं ये वी टाइप एटीपीएस पंप है, ठीक है ना। एटीपीएस पंप 3 प्रकार के होते हैं, एक वी टाइप, एक एफ टाइप और एक पी टाइप। इन तीनों के बारे में जानकारी जो मेम्ब्रेन का लेक्चर है, वीडियो है, उसमें दिया हुआ है। एक बार उसको आप अगर देखना चाहें, देखकर वहां पर उसको देख सकते, पढ़ सकते हैं। वी स्टैंड फॉर वैक्यूल। तो जितने भी वैक्यूल्स होते हैं यूजुअली यहाँ पर ये मिलता है। मतलब सिर्फ लाइसोसोम में ही नहीं मिलता है, बल्कि ये लाइसोसोम में मिलता है, एंडोसोम में मिलता है, ठीक है ना। और इंडोसाइटिक और भी जो मतलब सेल में जो वेजाइकल्स होते हैं, इंडोसाइटिक, इंडोसाइटिक वेजाइकल्स वहां मिलता है। मतलब ये कई जगहों पर ये देखा जाता है बी टाइप एटीपीएस। ये एटीपीएस क्या करता है? ये एटीपीएस प्रोटॉन पंप करता है, प्रोटॉन पंप करता है। इसका क्या असर पड़ता है? स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है।
तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। एक ये लेयर हो गया और एक दूसरा लेयर, ठीक है ना। ये एक ही मेम्ब्रेन है, मैं हटा ही देता हूँ उसको, तो कहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो फिर डबल लेयर समझ जाएंगे। ये लिपिड बाइलेयर है। इस लेयर में ये आपको एटीपीएज पंप दिखेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको, ये जो है ये है प्रोटॉन एटीपीएज पंप। ये क्या करता है कि सेल से प्रोटॉन को लेता है, H+ आयन को, और उसको अंदर भेज देता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को कैरी करने के लिए इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें एटीपी जो है वो खर्च होता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सर्टेन अमाउंट में एनर्जी। ये एनर्जी जो होता है वो इस काम का ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब वो प्रोटॉन को अंदर भेज देता है। ये जो एटीपीएज पंप है उसका यही काम है, ठीक है। ये पंप जो है वो एटीपी का डाइजेशन करता है, तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज डाइजेशन सब एक ही टर्म है। जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है एटीपीएज, और वो एटीपीएज इसी पंप में होता है। अगर इस पंप के स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करें, इस पंप में 2 डोमेन होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है एटीपी बाइंडिंग डोमेन, इसे हम लोग बोल रहे हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन। ये हो गया प्रोटॉन बाइंडिंग डोमेन, साइट लिख देते हैं, साइट। और इसी जगह पर ये हम ब्लैक कलर से जो बना रहे हैं ये होता है एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज बाहर से नहीं आता है बल्कि अंदर से ही आता है। और ये क्या होता है कि जब प्रोटॉन इससे बाइंड करने लगता है तो एटीपी भी यहाँ आकर बाइंड कर जाता है। जैसे ही एटीपी बाइंड करता है ये एटीपीएज एक्टिविटी में आ जाता है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, ये एटीपी को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, इसमें गामा फॉस्फेट को। ये गामा फॉस्फेट है एडीपी, इसमें 2 फॉस्फेट है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी जो होता है वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को अंदर धकेल देता है। यह इस वैक्यूलर पंप का काम है। अब जब ये प्रोटॉन अंदर जाता है, ये अंदर में वैसे बेस से रिएक्ट करता है, वीक बेस प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए यहां पर क्या कांड होता है। यहां होता है क्या कि वीक बेस से जैसे प्रोटॉन जुड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। कैसे? मान लो कि एक कोई वीक बेस है, दिस इज कॉल्ड वीक बेस। अब इससे प्रोटॉन जुड़ गया, वैसे H+ आयन है तो माइनस के साथ जुड़ेगा। क्या बना दिया? RCOH। और ये जो है वो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो कि बाइकार्बोनेट है, H2CO3 माइनस, ये अभी वीक बेस है, इससे साथ जुड़ गया कौन? प्रोटॉन। क्या बन गया? H2CO3, ठीक है। और ये तो इसमें तो 2 हटाना पड़ेगा ना, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। हाँ, जैसे प्रोटॉन जुड़ा हो गया H2CO3, और ये क्या कहलाया? कार्बोनिक एसिड। और यह क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, और भी है, जैसे कि मान लो सेल में क्लोराइड आयन है,
इसके साथ अगर ये प्रोटॉन जुड़ जाए फिर क्या बना देगा, HCl, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इस प्रकार से लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनना, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो वीक बेस के साथ जुड़कर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ का जो मीडियम है उसका जो पीएच है वो पीएच क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, और घटते घटते ये 4.5 to 5 के बीच में पहुंच जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटॉन पंप? प्रोटॉन पंप एक्चुअली पंप्स प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम। ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम ये प्रोटॉन को पंप करता है। जहां ये प्रोटॉन वीक बेस के साथ जुड़कर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, और इसके कारण उसके ल्यूमेन में एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो एसिडिक हो जाता है। Lysosomal enzymes act best at acidic pH। क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है। दूसरा ये भी है ना कि जो वी टाइप ये प्रोटॉन एटीपीएस है, वी टाइप H+ आयन एटीपीएस, हम इसको पूरा लिखते ही है ना, वैक्यूलर एटीपीएस पंप। ये जो है ना ये टरबाइन लाइक होता है, टरबाइन लाइक प्रोटीन। जैसे टरबाइन काम करता है ना, उसी तरह से ये काम करता है, और मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कहने का मतलब हो गया इसमें कई सब यूनिट्स होंगे। तभी ना मैंने जब स्ट्रक्चर बताया आपको, स्ट्रक्चर में क्या बनाया कि सबके लिए अलग अलग डोमेन है, और वो डोमेन जो होते हैं उनके लिए अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं। तो ये जो है अभी आपने स्टडी किया, ये क्या वैक्यूलर प्रोटॉन एटीपीएस पंप। देखो आप बोलेंगे सर वैक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन एटीपीएस पंप बोलेंगे ना तो प्रोटॉन एटीपीएस पंप जो है वो पी टाइप भी होता है और एफ टाइप भी होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन पंप एटीपीएस पंप लिखेंगे तो फंस सकते हैं। कैसे कि अगर आप एक ऐसे जानकारी के लिए देखें कि एफ टाइप प्रोटॉन एटीपीएस पंप ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। यहां पर भी प्रोटॉन पंप ही है ये, बट ये एफ टाइप है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है कि ये वी टाइप है, ये एफ टाइप। यहां पर प्रोटॉन पंप क्या कर रहा है, एसिडिटी कर रहा है। यहां प्रोटॉन पंप क्या कर रहा है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, जिससे कि एटीपी बनेगा। तो बड़ी क्लैरिटी में आप इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखें। जितने भी ये वी टाइप एटीपीएज होते हैं, जैसा मैंने कहा भी कि वी टाइप एटीपीएज जो है, जैसे मैंने कहा कि लाइसोसोम में होता है, एंडोसोम में होता है, एंडोसाइटिक वेजाइकल में होता है, सेक्रेटरी वेजाइकल्स में होता है। मतलब ये सभी चीजें आपके दिमाग में क्लियरली होनी चाहिए कौन कहाँ होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि मेम्ब्रेन में ही है, मेम्ब्रेन में ही इन सब चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन में जो दूसरा यूनिकनेस था, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, वो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट its own digestive enzyme। ठीक है ना, तलवार को थोड़े पता है कि सर जो है दुश्मन का है, दोस्त का है, वो किसी पर भी चल सकता है। तो इस एंजाइम को थोड़े पता है कि लाइसोसोम का है कि नो लाइसोसोम का है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी मेम्ब्रेन को, ध्यान रखिएगा जो जो बात बोल रहे हैं बहुत यूनिक स्टेटमेंट है।
इससे यदि क्वेश्चंस उठता है ना, तो बहुत तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। इससे मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शुगर जो होता है वो मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर जुड़ता है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। शुगर जो है वो मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर जुड़ता है। अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड। बहुत क्लैरिटी में मैं चीजों को रख रहा हूं, आप तनिक भी उलझिएगा मत, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी, एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन, चाहे वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेड कलर का मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, उसमें क्या होता है कि आउटर फेस जो है, आउटर फेस और इनर फेस, तो आउटर फेस पर ये ओलिगोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ये है प्रोटीन नॉर्मल। बट लाइसोसोम में क्या होता है देखते हैं। लेकिन जब बात लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को हो, इसमें बड़ा यूनिक फीचर है। क्या यूनिक फीचर है? इसमें बाहर तो होता ही है, अंदर भी हो सकता है, और हो सकता नहीं है बल्कि होता है। अब हम लोग किसके मेम्ब्रेन को देख रहे हैं? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या होता है, यहाँ बाहर हो सकता है, होता नहीं, हो सकता नहीं बल्कि होता भी है, पहचानना है। लेकिन अंदर भी होता है, ठीक है ना, अंदर भी होता है। तो ये बड़ा यूनिक फीचर है कि ये अंदर से ग्लाइकोसाइलेटेड रहता है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन at its inner face, inner face, अंदर की ओर ये रहता है। और ये बहुत यूनिक एग्जांपल है, ये ओलिगोसैकेराइड है। और ये यूनिकनेस जो है, ये यूनिकनेस किस काम में मदद करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम से मेम्ब्रेन को क्या करता है? बचाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से ये कोटेड है, ग्लाइकोसाइलेटेड है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन में ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है, मतलब शुगर जुड़ता है, वो हमेशा उसके आउटर फेस पर जुड़ता है। लेकिन लाइसोसोम में आउटर फेस के अलावे ये इनर फेस में भी जुड़ता है। तो बड़ा यूनिक फीचर हो गया ये। और ये यूनिक फीचर जो है, इसी कारण ये एंजाइम्स की मदद से बचता है, क्योंकि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, all digestive enzymes are sequence specific, sequence specific। मतलब कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम कहीं भी नहीं काटता है, ठीक है ना। हर एक डाइजेस्टिव एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही काटता है, ठीक है ना। मान लो कि ए बी सी डी ऐसे करके 5 अमाइनो एसिड है। अगर ये सी के बी और सी के बीच में काटेगा तो यही काटेगा। अगर सोचो कि ए सी बी डी कर दें, ये नहीं काटेगा। इतना सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। इसीलिए इससे बचने के लिए वो अंदर में ओलिगोसैकेराइड का सेवा लेता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम अपने आप को अपने एंजाइम से बचाता है। और जब लाइसोसोम को खुद डाइजेस्ट होना होता है, जब लाइसोसोम को खुद रिसाइकिल होना पड़ता है, आखिर सीमित रिसाइकिल होगा ना, होना हो तो क्या करेगा? ग्लाइकोसाइलेशन इज रिमूव्ड, ग्लाइकोसाइलेशन हट जाता है, और तब इसका एंजाइम खुद ही इसको डाइजेस्ट कर लेता है।